प्रस्तुत है 10 नंबरी अनिल मोहन जी का उपन्यास। जुओं में अपनी किस्मत कभी साथ नहीं देती। जुगल किशोर ने ताश के पत्तों को टेबल पर फेंका और कुर्सी से उठते हुए बोला, चोरी लूटपाट कर लूं तो वो फैल जाएगी। 40 वर्षीय रंजन मेहता ने हंसते हुए पत्ते टेबल पर रखे और 100 के ढेरों नोट उठाकर अपनी जेब में ठूंस लिए। जुगल किशोर ने पैंट पहनी हुई थी, ऊपर का गठीला जिस्म नंगा था। उसने एक तरफ दीवार पर लटके अपनी पसंदीदा नीली कमीज को पहना, फिर लेदर की काली जैकेट ऊपर पहनी और सिगरेट सुलगाकर कश लिया। कितने गए? रंजित मेहता मुस्कुराया। 7-8 हजार। जुगल किशोर ने मुंह बनाया। मेरे तो मजे आ गए। खूब मजे लो, मैं चलता हूँ, काम का वक्त हो रहा है। जुगल किशोर ने घड़ी पर निगाह डाली। अभी तो वक्त है। कहाँ वक्त है? 35 हजार की जो खटारा फेंट ली थी वह साली हर रोज मैकेनिक के दर्शन किए बिना नहीं मानती। उसको टुकवाने के लिए गैराज पर जाना है, वहाँ भी वक्त लगेगा। अच्छा, रंजन मेहता व्यंग से मुस्कुराया। जुगल किशोर उखड़े स्वर में बोला, सारी मुसीबतें मेरे सिर पर ही सवार रहती हैं। ढंग की कार ले लो। वह ढंग की कार के लिए तेरा बाप पैसे देगा? फालतू की बकवास बंद कर। मेरा बाप मरते समय कपड़े की मिल नहीं खोल कर दे गया था। जो ऐश करो। साली एक पैंट कमीज बनवानी होती है तो 10 बार सोचना पड़ता है। जुगल किशोर तीखे स्वर में बोला, शराब और औरत के चक्कर में रहेगा तो ये पतलून भी उतर जाएगी। जितना कमा रहा है उतने में तो तेरी मौज होनी चाहिए। और तू? तेरे को बोला थोड़ा बंद रख। ताज़ा ताज़ा 7-8 हजार हारा हूँ, फालतू बंद बोल। रंजन मेहता के होंठों पर मुस्कान उभरी। जुगल किशोर जूते पहनता हुआ बोला, कमरे की हालत देखी? कभी सफाई भी कर लिया कर। दोनों साथ रहते हैं तो ये काम भी दोनों को करते रहना चाहिए। हर समय टांग फैलाए बेड पर पड़ा रहता है। आज कर दूंगा, मूड ठीक है। रंजन मेहता हंसा। तेरे से 7-8 हजार रुपये का माल पीटा है तो खुशी से कुएं में छलांग लगा ले। जुगल किशोर ने मुंह ना कर कहा। 3 हजार रुपये, 3 हजार मुझे दे। 3 हजार? क्यों, हराम का माल है जो? उल्लू के पट्टे, हलाल का ही सही, लेकिन दे। गैराज वाले को पिछली पेमेंट भी देनी है। जुगल किशोर झल्ला कर बोला, सट्टे की कलेक्शन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। कल शाम या फिर परसों लौटूंगा, तब को तेरे को वापस दे दूंगा। रोया मत कर। 3 इधर कर। रंजन मेहता मुस्कुराया। 3 के 4 लूंगा। हराम का माल है जो? जुगल किशोर गुस्से में बोला। तो मेहता जल्दी से कह उठा, अच्छा अच्छा, गुस्सा क्यों करता? 3.5 दे देना। जुगल किशोर रंजन मेहता को घूरने लगा। मेहता ने उसे 3 हजार रुपये दिए। जुगल ने नोट जैकेट की जेब में नोट ठूंसे और जाने लगा। तभी फोन की घंटी बज उठी। वह ठिठका आगे बढ़कर एक तरफ पड़े फोन का रिसीवर उठाया। सुलगती सिगरेट उसके होंठों के बीच में फंसी थी। हेलो। जुगल दूसरी तरफ भंडारी था। हाँ, आ रहे हो? आज कलेक्शन पर जाना है। लिस्ट तैयार है? निकल ही रहा था, मैं इंतजार कर रहा हूँ। कहने के साथ दूसरी तरफ से भंडारी ने लाइन काट दी। जुगल किशोर ने रिसीवर रखा। कौन था? मेहता ने पूछा। उल्लू का पट्टा था। जुगल किशोर ने कड़वे स्वर में कहा। मतलब कि भंडारी? मेहता हंसकर बोला। जुगल किशोर बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। जुगल किशोर ने अपनी खटारा फिएट को गैराज में इस हद तक दुरुस्त करवाया कि 2-3 दिन में सुख शांति से चलती रहे और सट्टे की कलेक्शन निपटा आए। उसके बाद वह सीधा रास्ते में पड़ने वाले इकलौते पेट्रोल पंप पर पहुंचा। कैसे हो श्यामलाल? जुगल किशोर ने कार की खिड़की से हाथ बाहर निकाल कर हिलाया। बढ़िया साहब। पेट्रोल डालने वाला श्यामलाल जल्दी से पास आया। सब ठीक है? ठीक है। पेट्रोल डाल, फुल कर दे। जुगल किशोर ने कार की चाबी उसे थमाई तो वह कार के पीछे मौजूद टंकी की तरफ बढ़ गया। 1-1.5 मिनट बाद टंकी फुल करा करके श्यामलाल ने चाबी वापस जुगल किशोर को थमा दी। जुगल किशोर ने चाबी इग्निशन में लगा और मुस्कुरा कर बोला, बाल बच्चे ठीक है ना? आपकी मेहरबानी है। चलता हूँ। पेट्रोल के जितने पैसे बने अपने पल्ले से देते रहना। क्या मतलब साहब जी? श्यामलाल सब पकाया। इसका मतलब क्या होता है? पेट्रोल के पैसे अपने पल्ले से दे देना। जुगल किशोर ने मुंह बनाया। साहब जी, मैं गरीब बंदा कहाँ से? चुप बे। जुगल किशोर ने आंखें सिकोड़ी। जाने कितनी बार तेरे पास नोट छोड़ जाता हूँ। एक बार तेरे को 2-400 देना पड़ रहा है तो तेरी किसकी जा रही है? लेकिन मरा क्यों जा रहा है? 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, आकर दे दूंगा। श्यामलाल मुंह लटकाकर जुगल किशोर को देखने लगा। जुगल किशोर ने कार स्टार्ट की और मुस्कुराकर श्यामलाल को देखा। जय सिया राम कहने के साथ ही जुगल किशोर ने कार आगे बढ़ा दी। जुगल किशोर ने गली के किनारे साइड में कार रोके और कार से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ गया। आधी गली पार करने के बाद वह खुले दरवाजे के करीब ठिठका। दरवाजे की चौखट से टेक लगाए पास
बड़े छोटे से स्टूल पर पाँव रख के एक दादा खड़ा था, जो कि माचिस की तीली दांतों में फंसाए चबाया जा रहा था। जुगल किशोर को देखते हुए फौरन सीधा हो गया। भीतर हल्का सा शोर शराबा कानों में पड़ रहा था। कैसे हो? दया आपकी, दादा ने सतर्क स्वर में कहा। जुगल किशोर भीतर प्रवेश कर गया। भीतर बहुत बड़ा हॉल था। मछली बाजार जैसी हालत थी। वहाँ करीब 150-200 लोग थे। सब बातें कर रहे थे। कोई चीख रहा था, कोई चिल्ला रहा था। किसी के शब्द स्पष्ट कानों में नहीं पड़ रहे थे। ऐसा लगता था जैसे जंगल में सब जानवर इकट्ठे होकर अपने अपने बोली बोल रहे हो। जुगल किशोर ने घड़ी देखी। 12 बज रहे थे। सट्टे का नंबर आने में 1 घंटा बाकी था। तब कुछ ही आवाज़ें बिल्कुल ही बंदी हो जानी थी, और कुछ की और ऊंची। किसी को माल माला हो जाना तो किसी को कंगाल। हर रोज़ यहाँ ऐसे ही होता था। ये सट्टा बाजार था। सट्टा लगाकर बन तो कोई भी नहीं सकता था। आज ले गया तो कल उसके साथ और रकम लगाकर दे गया। सट्टा खेलने वाले का सट्टा खेलने वाले पर लालच ऐसा भी हो जाता था कि खेलने वाले को एक दिन फुटपाथ पर बिठाकर ही छोड़ता था। जो आज कार पर सफ़र कर रहा होता, अगले दिन उसे लुटी पिटी हालत में बस में सफ़र करते देखा जा सकता था। ये सट्टा था जो इंसान को 30 दिन तक फल सकता था, परंतु 31वें दिन सब अपने पल्ले से भी लगाकर वापस दे जाता था। नंदराम सिंघाड़ा, सट्टे का बादशाह। शहर में जाने कितने जगह उसके सट्टे चल रहे थे। सब लोग जानते थे, परंतु बोलता कोई नहीं था। कभी 1-2 अखबार के रिपोर्टरों ने सट्टे को लेकर हो हल्ला करने की कोशिश की तो सिंघाड़ा के इशारे पर उन्हें साइड लगा दिया गया। पब्लिक में किसी ने बोलने की चेष्टा की तो वह भी खत्म। पुलिस में कोई 30 मारखान बना तो उसका ट्रांसफ़र या फिर उसकी लाश भी नहीं मिली। सिंघाड़ा पुलिस वालों को मुंह बंद कर रखने के लिए जो देता वह खामोशी से ले लेते। वह मोटी मोटी रकमों के पैकेट होते थे। मिलने पर तबीयत खुश हो जाती थी। नंदराम सिंघाड़ों को यह पसंद नहीं था कि कोई उसके कामों में दखल दे या कुछ ऐसा करे कि उसके धंधे में किसी प्रकार की अड़चन पैदा हो। वह अपने काम को ठीक ढंग से चलता देखना पसंद करता था। नंदराम सिंघाड़ा सट्टा किंग था। रोज की लाखों की पैदावार। उसके पास खतरनाक से खतरनाक आदमी की फौज थी, जो कि जरूरत पड़ने पर बेहद बेदर्दी से हरकत में आती थी और सब काम ठीक ठाक ढंग से निपटा कर वापस आ जाती थी। आज के वक्त में किसी की हिम्मत नहीं थी कि नंदराम सिंघाड़ा के सामने अटक सके। वैसे सिंघाड़ा बहुत कम देखने में आता था। सट्टे के धंधे में जोत सिंह गठिया देखता था, जो कि अंडरवर्ल्ड का नामी बंदा था और बरसों से सिंघाड़ा के लिए काम कर रहा था। हंसराज भंडारी जुर्म की दुनिया का पुराना शिकारी था। जाने कहाँ का हाथ मारने के बाद भंडारी पिछले 7 सालों से नंदराम सिंघाड़ा की शरण में था। सिंघाड़ा का काम दिल से करता था, डर कर करता था, तबीयत से करता था और छोटे मोटे नोट हासिल करता था। जबकि भंडारी का वास्ता सीधे तौर पर नंदराम सिंघाड़ा से नहीं था। जोत सिंह गाठिया जैसे पागल इंसानी दरिंदे से पढ़ता था। गठिया उसे हिसाब वगैरह लेता था। गठिया के सामने तो भंडारी की जान निकलती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। जुगल किशोर हंसराज भंडारी के छोटे से कमरे में जा पहुंचा। जुगल किशोर का काम उन लोगों से सट्टे का कलेक्शन करना था, जो कि दूसरे शहरों में बैठे सट्टे के नंबर पर फोन पर पैसा लगाते थे। उनका लगाया नंबर न आने पर जुगल किशोर जैसे कम से कम 15 कलेक्टर थे, जो उनसे फ़ोन पर लगाई गई रकम लेकर आते थे, और जिसका नंबर लग जाता था उसे रकम देकर भी आते थे। हर काम बहुत ही अच्छे सिस्टम के साथ चल रहा था। हेलो भंडारी, जुगल किशोर कहते हुए कुर्सी पर बैठ गया। जुगल किशोर हंसराज भंडारी के अंडर में ही काम करता था। बाहर से आने वाले मछली बाजार जैसी आवाज़ें मध्यम पड़ गई थीं। भंडारी आदत के मुताबिक बार बार दाएं तरफ गर्दन घुमाकर मछली बाजार की हालत का जायजा ले लेता था। टेबल पर 3 फोन रख पड़े थे, जिनकी घंटी बार बार बज रही थी, परंतु भंडारी तीनों की तरफ से लापरवाह अपने काम में व्यस्त नजर आ रहा था। टेबल पर 8-10 फाइलें रखी थी। 2 उसके सामने खुली हुई थी। हाथ में 2 कागज थे, जिन पर कई नाम और नामों के आगे बड़ी बड़ी रकम लिखी हुई थी। भंडारी ने सिर हिलाकर जुगल किशोर को देखा, फिर लिस्ट पर निगाह टिका दी। जुगल किशोर के चेहरे पर उकड़ेपन के भाव उभरे। मैं जाऊं? क्यों? भंडारी की निगाह लिस्ट पर ही थी। तुम कुछ ज़्यादा ही व्यस्त नजर आ रहे हो। मेरे लिए तो वक्त निकलता नजर नहीं आता। आराम से बैठ जा। तो क्या मैं तुम्हें खड़ा नजर आ रहा हूँ? जुगल किशोर का तीखा स्वर हो गया। भंडारी ने उसे घूरा, फिर हाथ में पकड़े दोनों कागज जुगल किशोर के सामने रख दिए। आने में देर क्यों लगा दी? काम था, कार ठुकवानी थी, ठुकवा कर आया हूँ।
कार ठुकवाने के लिए तेरे पास वक्त है, लेकिन टाइम पर पहुंचने के लिए अब क्या आफत आ गई? गाड़ी भाग गई क्या? अपने काम से मतलब रखा कर। तू दूसरे के मामले ज़्यादा ही दिखा देता है। यह नौकरी करता हूँ, ज़िंदगी नहीं हवाले कर दी। तेरी जुबान बहुत चलती है, तेरे से कम चलती है। जुगल हाथ में पकड़े कागजों को फोल्ड करते हुए बोला, कागजों को चेक कर ले, किससे क्या माल लेना, किसको क्या देना है। भंडारी जल्दी से बोला, चेक करना, देखना, पार्टियों से माल वसूल करना मेरा काम है। तो मस्त हो जा। कहने के साथ ही जुगल किशोर ने कागजों को तय करके जैकेट की जेब में रख लिया। वापस कब तक आएगा? जैसे पहले आता रहा हूँ, कल शाम या परसों। हाँ, जुगल किशोर ने सिगरेट सुलगाई। इस बार रकम कुछ ज़्यादा बन रही है, 20-21 लाख के आसपास। संभाल कर जाना। जुगल किशोर के चेहरे पर कड़वे भाव फैले। अच्छा हुआ जो बता दिया, वरना मैं तो हिसाब ही ना लगा पाता। हंसराज भंडारी मुंह पिचका कर रह गया। आज सट्टे पर कौन सा नंबर लग रहा है? मुझे क्या पता। भंडारी ने दूसरी फाइल खोलते हुए कहा। पूरा नहीं तो कम से कम आधा तो तुझे पता ही होता है। जुगल किशोर मुस्कुराया। भंडारी ने जुगल किशोर को देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, आज 9 नंबर हो सकता है। 9? हाँ। तेरा कार्ड ठीक ही निकलता है। नंबर आने में कितनी देर है? जुगल किशोर और से वो हंसा। 25 मिनट। हंसराज भंडारी ने कलाई पर बंधी घड़ी निगाह मार कर कहा। ठीक है, मैं देख कर ही जाता हूँ कि आज भी तेरी बात ठीक निकलती है या कि नहीं। क्यों वक्त खराब करता है जाकर? भंडारी, तूने लिस्ट मेरे हाथ में दे दी। अब इन लोगों से वक्त पर पैसा वसूल कर तुम तक पहुंचना मेरी जिम्मेदारी है, और मुझे मालूम है कहाँ मेरा वक्त खराब होता है और कहाँ नहीं। मरा रहे। जुगल किशोर ने मुंह बनाकर कश लेते हुए ढीठ बनकर बैठा रहा। भंडारी अपने फाइलों में व्यस्त रहा और आदत के मुताबिक शीशे में से मछली बाजार में झांकता भी रहा। ठीक 1 बजे भंडारी के टेबल पर पड़े सफ़ेद रंग के फ़ोन की घंटी बजी। हेलो। भंडारी ने रिसीवर उठाया। 2 पल उधर की बात सुनता रहा, फिर रिसीवर रखकर करीब पड़े इंटरकॉम का बटन दबाया। सोहन, 100 नंबर। इतने कहते भंडारी ने इंटरकॉम से मुक्ति पा ली। जुगल किशोर ने आंख सिकोड़कर भंडारी को देखा। तुमने 100 नंबर ही कहा था कि आएगा? हाँ, 9 आया, बिल्कुल आया। भंडारी। जुगल किशोर आगे को झुकता हुआ बोला, तुम्हें अक्सर मालूम होता है कि आज कौन सा नंबर लग रहा है। इस पर भी तुम खुद सट्टे पर नंबर नहीं लगाते। लगाओ तो मालामाल हो सकते हो। भंडारी ने अपने सारे काम छोड़कर तीखी निगाह से जुगल किशोर को देखा। ये सट्टा बाजार है, जुआ है। तुम तो सट्टा बाजार में घुसे पड़े हो। तो सट्टा जुआ किसी का नहीं होता। 15 बार में जीत जाऊंगा, ढेरों दौलत कमा लूंगा। ज़्यादा दौलत कमाने का लालच मेरे सिर पर सवार हो जाएगा। फिर एक बार नंबर गलत लगेगा तो फिर सब कुछ हार जाऊंगा, लेकिन लालच तभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। खोपड़ी में एक ही बात रहेगी कि एक बार, बस एक बार दांव लग गया तो फिर लाखों का मालिक बन जाऊंगा। तब सिर्फ एक दांव जीतने के लिए लोगों से उधार लेना शुरू कर दूंगा, घर का सामान बेचना शुरू कर दूंगा। लेकिन वह दांव मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा और कंगाल होकर पागल हो जाऊंगा। देखते नहीं यहाँ रोज क्या होता है? सब हार कर बर्बाद हो जाते हैं, और जो बीत जाता है वह आने वाले कल में हार जाता है। ये बर्बादी है, सिर्फ बर्बादी है। जुगल किशोर मुंह बनाकर खड़ा हो गया। तेरा तो दिमाग खराब हो गया है भंडारी। ठीक कहते हो भंडारी, कड़वे स्वर में बोला। घटिया बातें छोड़कर खर्चे का माल निकाल। 2 दिन बाहर रहना पड़ेगा। भंडारी ने ड्रॉस खोलकर 5,000 की गड्डी निकाली और जुगल किशोर की तरफ बढ़ाया। जुगल ने गड्डी थामकर मुस्कुराते हुए नेटो को फुरेरी दी। एक ये हराम का माल नहीं है, वापस आकर हिसाब देना है। भंडारी तीखे स्वर में बोला। चिंता मत करो। जुगल किशोर ने नोटों की गड्डी जेब में हवाले की। हिसाब तो मैं 8,000 का भी दे दूंगा। चलता हूँ भंडारी, जय सिया राम। कहने के साथ ही जुगल किशोर पलट कर बाहर निकलता चला गया। बाहर 9 नंबर की घोषणा हो चुकी थी। इसके साथ मछली बाजार का बुरा हाल हो गया। जगतपाल। बाहर 9 नंबर की घोषणा हो चुकी थी। इसके साथ मछली बाजार का बुरा हाल हो गया था। जगतपाल, प्रीतम सिंह। नंदराम सिंगाड़ा के चंद दरिंदों में से 2 दरिंदे ये भी थे। इन दोनों के करीब इनसे खौफ खाते थे।
दोनों ने न जाने कितनी हत्याएं की थी, इन्हें याद नहीं था। अपहरण, बलात्कार वगैरह जैसी बातें इनके लिए मामूली थी। इनके सामने तो भंडारी जैसे इंसान का भी हालत शुष्क रहती थी। कलेक्शन के वक्त जुगल किशोर जगत पाल और प्रीतम सिंह को ही अपने साथ रखना पसंद करता था। लाखों के नोटों को इकट्ठा करने के वक्त उनकी सुरक्षा की जरूरत होती थी, और यह काम इन दोनों से बढ़िया कौन कर सकता था। जब जुगल किशोर को कलेक्शन पर जाना होता तो इन दोनों को खबर दे दी जाती थी, और निर्धारित जगह पर जाते समय जुगल इन दोनों के साथ ले लेता था। हमेशा की तरह आज भी जुगल किशोर ने जगतपाल और प्रीतम सिंह को पिकअप किया और कार को शहर से बाहर की तरफ दौड़ा दी। जगतपाल आदतन गंभीर, चुप रहने वाला और अपने काम से मतलब रखने वाला इंसान था। वह कार की पिछली सीट पर टांगे फैला सिगरेट के कश लेते आंखें बंद किए बैठा था। जबकि प्रीतम सिंह जगतपाल की आदत से बिल्कुल विपरीत, किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेता था। हर बात को लापरवाही से करना, मजाक में उल्टी सीधी बातें करना और हंसते रहना उसकी आदत थी। लेकिन अपने काम के प्रति वह कभी लापरवाह नहीं होता था। 5 फीट का सूखा पतला सा शख्स बहुत ही जबरदस्त निशानची था। हर हथियार का इस्तेमाल फुर्ती के साथ सटीक करता था, और आज तक अपने काम में सफल होकर वापस नहीं लौटा था। ठीक यही गुण जगतपाल में भी था। एक से एक बढ़कर दोनों बड़े दरिंदे थे। प्रीतम सिंह खुली खिड़की से आती ठंडी हवा का मजा लेते हुए सिगरेट सुलगाने लगा तो जुगल किशोर बोला, एक मेरे लिए भी। एक, प्रीतम सिंह ने मुंह बिचकाया। तू सुलगा दे तो हम पूरे मजे ले लो। एक ही बार में ज्यादा मजे नहीं लेने चाहिए, एक ही सुलगा दे। जुगल किशोर ने कार ड्राइव करते हुए शांत स्वर में बोला। इस बार मोटी रकम इकट्ठी करनी है। वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। प्रीतम हंसा। कितनी मोटी? 20-21 लाख बनती है। उनमें से 3 की पार्टी को पेमेंट देनी है। मतलब कि 18 लाख वापस लाना है। जुगल किशोर ने सिर हिलाया। बहुत है, हमारा काम चल जाएगा। प्रीतम सिंह मुस्कुराया। जुगल किशोर के ओंठों पर भी मुस्कान उभरी। तेरा क्या इरादा है, माल ले उड़े? प्रीतम सिंह जुगल किशोर की टांग पर हाथ मारकर बोला। जुगल किशोर ने प्रीतम सिंह को देखा, फिर निगाह सामने टिका दी। चिंता मत कर जगतपाल, मैं संभालूंगा। माल तीनों बराबर बराबर बांट देंगे। जुगल किशोर मुस्कुराता रहा, बोला कुछ नहीं। आ, जुगल किशोर मुस्कुराता रहा, बोला कुछ नहीं। वो जानता था कि प्रीतम सिंह इस तरह के मजाक अक्सर करता रहता। जुगल किशोर मुस्कुराता रहा, बोला कुछ नहीं। वह जानता था कि प्रीतम सिंह इस तरह के मजाक अक्सर करता रहता था। ऐसी बातें होने पर जुगल किशोर चुप ही रहता था। तभी पिछली सीट पर अधलेटा जगतपाल शांत स्वर में बोल पड़ा। 3 पार्टनर बनाने से काम नहीं चलेगा। पैसा 4 में बटेगा। चौथा कहाँ से हमारा? सिंघाड़ा, नंदराम सिंघाड़ा, जिसे पार्टनर बनना जाना जरूरी है। नहीं तो इस निबाह पर हमारी जान ले लेगा कि हमने उसको पैसा उड़ा लिया। सिंघाड़ा चौथा हिस्सेदार बन जाएगा तो फिर सारे खतरे टल जाएंगे। जुगल किशोर हंसा। प्रीतम सिंह ने मुंह बनाया। ये तो हमेशा बनती बात बिगाड़ता रहता है। मैं तो तुझे बताने का रास्ता दिखा रहा था हूँ। मैं तो तुझे पुख्ता बात बनाने का रास्ता दिखा रहा हूँ। जगतपाल ने शांत स्वर में कहा। थोबड़ा बंद करके मरा रहे थोबड़ा बंद करके मरा रहे मूड मत खराब कर। प्रीतम सिंह ने कश लेकर सिगरेट बाहर उछाल दी। नोट बांटने का तेरा प्रोग्राम बदल गया? जुगल किशोर ने हंसकर प्रीतम सिंह को देखा। ये साला सिंघाड़ा चौथा हिस्सेदार बनकर आ गया तो बदलेगा ही। प्रीतम सिंह ने लापरवाही से कहा। कोई बात नहीं, इस प्रोग्राम को फिर किसी चक्कर के लिए रख लेंगे। तब हिस्सेदार के रूप में मुझे शामिल करना मत भूलना। जुगल किशोर ने बैंक से कहा। कौन सा नंबर लगा आज? जगतपाल ने पूछा। 9। जुगल किशोर ने कहा। साला पहले ही पता होता तो जिंदगी भर की पूंजी लगा देता। प्रीतम सिंह ने गहरी सांस ली। भंडारी को अक्सर पहले मालूम होता है कि कौन सा नंबर लगने वाला है। जुगल किशोर ने कहा। आज भी भंडारी ने पहले ही बता दिया था कि 9 नंबर लगने वाला है। साला भंडारी बहुत हरामी है। प्रीतम सिंह ने मुंह बनाया। मेरे सामने तो वो चूहा बन जाता और पूछने पर भी मुंह नहीं खोलता। कौन सा नंबर आने वाला है? कभी साले की गर्दन टेढ़ी करूंगा।
तुम्हारे खातिर मैं उससे नंबर पूछ लूँगा। जब खातिर संभाल कर रखो, जब मूड हुआ तो हरामी को कोने में ले जाऊँगा, तब अपना खाया पिया और रात को किया भी बता देगा। रात वाले के साथ तब मुझे ज़रूर बता देना, जुगल किशोर ने हंसकर कहा। सुनने का क्या फ़ायदा, रात को तब निकल ही चुकी होगी। प्रीतम सिंह हंसा। हाँ, आने वाली रात के बारे में पूछ कर तो मैं बता दूंगा, शायद इससे तेरा काम बन जाए। जगतपाल पिछली सीट पर लेटा हुआ था, सिगरेट बराबर उसके होंठों में फंसी हुई थी। जब समाप्त हो जाती तो उसे खुली खिड़की से बाहर उछल कर नहीं सुलगा लेता। इस समय शाम के 6 बजे थे। कार दूसरे शहर में सड़क के किनारे खड़ी थी। करीब से गुजरने वाले वाहनों की तीखी आवाज़ों कानों में पड़ रही थी। जुगल किशोर और प्रीतम सिंह सामने वाले बिजनेस कॉम्प्लेक्स में 2.5 लाख की पेमेंट लेने गए थे। करीब आधे घंटे बाद दोनों लौटे। जुगल किशोर ने ब्रीफ केस थाम रखा था। पास जाकर जुगल ने खुली खिड़की से ब्रीफ केस जगतपाल के पास सीट पर रखा और पलटते हुए बोला, संभालू से 2.5 लाख हैं। तब तक प्रीतम सिंह कार का दरवाजा खोलकर भीतर बैठ चुका था। जगतपाल ने टांग मारकर ब्रीफ केस को सीट के बीच गिरा दिया, जहाँ पाँव रखने की जगह होती है। खुद वह जरा भी नहीं हिला, कुछ नहीं बोला था, आंखें बंद किए कश लेता रहा था। जुगल किशोर ने प्रीतम सिंह वाली साइड का दरवाजा खोला। तो कार चला क्यों? प्रीतम सिंह ने जुगल किशोर को देखकर मुंह बनाया। कार चलाना मेरी ड्यूटी में शामिल नहीं है। ये बाद में देख लेंगे कहाँ क्या शामिल है। जुगल किशोर ने उसे कंधे कंधे से पीछे करने की कोशिश की। कार चला, मैंने वसूली की लिस्ट चेक करनी है। जो अब कहाँ जाना है साला, कभी भी चैन से नहीं बैठने देगा। बड़ा उड़ाता हुआ प्रीतम सिंह सीट पर सरकार स्टीयरिंग सीट पर सरक कर पहुंचा और सिगरेट सुलगाने के पश्चात कार स्टार्ट की, फिर आगे बढ़ा दी। जुगल किशोर भंडारे की दी हुई सिगरेट जुगल किशोर भंडारे की दी हुई लिस्ट देखने में व्यस्त हो गया। 21 लाख में से अभी सिर्फ 2.5 लाख ही वसूल किए थे। अब उनका वसूली का दौर शुरू हुआ था। उसके बाद रात के 12 बजे तक बिना रुके सट्टे में हारे लोगों से रकम वसूली का दौर जारी रहा। जिन्होंने फ़ोन पर अपना पसंदीदा नंबर लगाकर रकम लगाई थी और हार गए थे। 15 लाख वह पार्टियों से पा चुके थे और 3 लाख उस पार्टी को दे दिया था जिसका 9 नंबर लग गया था। अब 6 लाख की रकम लेनी रह गई थी, जो कि एक ही पार्टी से लेनी थी। अब तक 1 बज चुका था। हर तरफ रात में डूबी शांति, सुनसान सड़कें। सड़क पर केवल उनकी कार ही दौड़ती नजर आ रही थी। इस समय जुगल किशोर कार ड्राइव कर रहा था। आज हमने काम तेज किया है, प्रीतम सिंह बोला। सप्ताह पहले इतने काम में 2 दिन लग जाते थे। जुगल किशोर कुछ नहीं बोला। वह थकान से महसूस कर रहा था। भूख लगी है, कुछ खा लिया जाए, प्रीतम सिंह बोला। किसी ठीक से होटल में कार रोकना, एक से ही पेमेंट बाकी है, जुगल किशोर बोला। वो निपटा लें? नहीं, प्रीतम सिंह ने फैसले वाले स्वर में कहा। पहले खाना। रात का 1 बज रहा है, काम गया भाड़ में। बहुत हो गया, खाना खाकर होटल में नींद लेंगे, सुबह वसूली करके वापस चलेंगे। लेकिन जुगल किशोर ने कहना चाहा। चुप कर, प्रीतम सिंह बोला। तो आखिरी पेमेंट अभी ले भी लेता है तो वापसी तो सुबह ही होगी। कार में बैठे बैठे जिस्म कड़ा जा रहा है, लेट कर हड्डियाँ सीधी नहीं करनी करनी क्या? जुगल किशोर गहरी सांस लेकर रह गया। 10 मिनट बाद जुगल किशोर ने 5 स्टार होटल की पार्किंग में कार रोककर उसका इंजन बंद किया। पिछली सीट पर जगतपाल आंखें बंद करके पसरा पड़ा था। दोनों सीटों के बीच नीचे करीब 7 ब्रीफकेस पड़े थे, जो कि नोटों से भरे पड़े थे। मैं यहीं रहूँगा, जगतपाल ने शांत स्वर में बोला। पैसा कार में छोड़कर जाना ठीक नहीं है। और खाना वेटर के हाथ भिजवा देना, उसे कार का रंग और नंबर बता देना। जुगल किशोर और प्रीतम सिंह कार से निकलकर होटल के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गए। जगतपाल को जगतपाल को वेटर कार में ही खाना दे गया था। जुगल किशोर और प्रीतम सिंह ने खाना खाया। अब तूने आराम करना है या आखिरी वसूली? जुगल किशोर ने प्रीतम सिंह को देखा।
जल्दी क्या है, रात आराम करके सुबह वसूली कर लेंगे। तुम्हारी मर्जी, लेकिन मोहनदास हमारे आने का इंतज़ार कर रहा होगा। भंडारे ने उसे फ़ोन कर दिया होगा। उसे भी फ़ोन करके आराम करने को कह दे। बोल, कल 9-10 बजे आ जाएंगे। जुगल किशोर ने सिर हिलाया और उठकर सामने नजर आ रहे होटल के फ़ोन बूथों की तरफ बढ़ गया। वहाँ से उसने मोहनदास को फ़ोन लगाया। एक बार घंटे बजते ही तुरंत रिसीवर उठाया गया। हेलो, मोहनदास की आवाज़ जुगल किशोर के कान में पड़ी। मैं जुगल किशोर बोल रहा हूँ। कौन जुगल? जुगल किशोर। जुगल का स्वर तीखा हो गया। हाँ हाँ, मैं तो पहले ही पहचान गया था, लेकिन पूरी तरह से तसल्ली करनी पड़ती है। भंडारी कैसा है? बढ़िया। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। छक्का नहीं लगाना? नहीं, 9 नंबर लगा है। ठीक है भाई, पिछली और इस बार की मिलाकर मेरी 6 लाख की पेमेंट बनती है, और कब से लेकर बैठा हूँ। जल्दी पहुँचो, सोना भी है मुझे, नींद आ रही है। नींद आ रही है तो सो जाओ, कल सुबह आऊँगा। जुगल किशोर ने कहा। कल नहीं, अभी सुबह मैं प्लेन से अहमदाबाद जा रहा हूँ। टिकट बुक है, अभी आ जाओ। जुगल किशोर के होंठों से गहरी सांस निकल गई। अभी आ जाओ? कम से कम तुम लोगों को जाने के बाद 2-3 घंटे की नींद तो ले लूँगा। आ रहा हूँ, कहने के साथ ही जुगल किशोर रिसीवर रखकर बूथ से बाहर निकल गया। उसके पास पहुंचते ही प्रीतम सिंह बोला, इसी होटल में कमरा बुक करा लो। कोई फ़ायदा नहीं, उठो, हमें अभी मोहनदास के पास चलना है। जुगल किशोर ने वेटर को पास आने का इशारा करते हुए कहा। क्यों? वह सुबह की फ्लाइट से अहमदाबाद जा रहा है। साला, प्रीतम सिंह होठ भींच कर बड़बड़ाया। 2 घंटे आराम भी नहीं करने देगा। जुगल किशोर और प्रीतम सिंह बिल चुकाकर होटल की पार्किंग में खड़ी अपनी कार के निकट पहुंचे। जगतपाल अपने की ही तरह पिछली सीट पर पसरा सिगरेट के गज ले रहा था। खाने के बर्तन उसने कार के बाहर नीचे रख दिए थे। जुगल किशोर ने भीतर बैठकर कार स्टार्ट की। प्रीतम सिंह भीतर बैठ चुका था। जुगल किशोर ने कार आगे बढ़ा दी। मोहनदास के यहाँ अभी जाना पड़ेगा, प्रीतम सिंह जगतपाल से बोला। हरामी सुबह सुबह अहमदाबाद जाएगा, फोन पर बात हुई है। 2 पल का भी चैन नहीं लेने देगा। वो मर्जी, जो मर्जी करो, जगतपाल ने लापरवाही से कहा। करीब आधे घंटे बाद जुगल किशोर ने कार मोहनदास के बंगले के बाहर रोकी। भीतर ही ले चल, प्रीतम सिंह बोला। क्या जरूरत है? जुगल किशोर ने इंजन बंद करते हुए बोला। 2-4 मिनट ठीक की तो बात है। जुगल किशोर और प्रीतम सिंह बरामदे से बर, बरामदे से फाटक दर जुगल किशोर और प्रीतम सिंह दरबान से फाटक खुलवाकर भीतर प्रवेश कर गए। मोहनदास 55 बरस का खाता पीता व्यक्ति था। उसका खूबसूरत लाल चेहरा हमेशा इस तरह चमकता रहता था जैसे जमकर अमूल मक्खन लगाकर रगड़ा हो। इस समय उसके जिस्म पर सिल्क का कुर्ता और लुंगी थी। ड्राइंग हॉल में वह कमर पर हाथ बांधे चहलकदमी कर रहा था। उसके चेहरे पर व्याकुलता और चिंता के भाव स्पष्ट उजागर हो रहे थे। कभी कभार दांत भी बिछ जाते थे। वह वहाँ अकेला था, नौकर व अन्य कोई भी नहीं था। बाहर कार के इंजन की आवाज़ सुनकर वह टिटका। वह समझ गया कि जुगल किशोर आ गया है। दोनों दरबान उसे उसे जानते थे और मोहनदास ने उन्हें युगल किशोर को भीतर भेजने को कह रखा था। मोहनदास ने अपनी हालात और चेहरे के भावों पर काबू पाया। 2 ही पलों में उसने खुद को सामान्य और खुश मिजाज सा नजर आने वाला व्यक्ति बना लिया। जुगल किशोर ने प्रीतम सिंह के साथ भीतर प्रवेश किया। आओ आओ, मोहनदास इस तरह मुस्कुराया जैसे वह सट्टे की हार का पैसा लेने नहीं, बल्कि नंबर लग जाने पर लाखों की रकम उसे देने आया हूँ। मैं तो शाम से तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। जगतपाल कहाँ है? कार में, जुगल किशोर ने बैठते हुए कहा। उसे भी भीतर ले, वह लाखों की रकम पर बैठा खुद को गर्म कर रहा है। प्रीतम सिंह बोला। ओह, मोहनदास मुस्कुराया। मैं तो भूल ही गया था कि तुम लोग कलेक्शन पर हो। खैर, कहो क्या लोगे? विस्की, बियर, रम या कुछ नहीं? जुगल किशोर ने सिर हिलाया। काम के वक्त हम कुछ नहीं लेते। कुछ तो नहीं, जुगल किशोर ने लहजे में हल्की सी सख्ती पूरी। इस समय रात बहुत बीत चुकी है। मोहनदास ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, कहने के साथ ही मोहनदास ने चंद कदम आगे जाकर सोफे वाली कुर्सी के साथ सट्टा रखा
बड़ा सा ब्रीफ केस उठाया और जुगल के हवाले करते हुए बोला, 6 लाख हैं, हिसाब क्लियर। जुगल किशोर ने उसे बड़े ब्रीफ केस को लेकर खोला, देखा इधर 500 के नोटों की सिर्फ 12 गड्डियां थी, यानी कि 6 लाख रुपया। जुगल किशोर ने ब्रीफ केस बंद किया और उठ खड़ा हुआ। सेठ मोहनदास, प्रीतम सिंह सिगरेट सुलगाकर बोला, जल्दी तुम मोहनदास बन जाओगे। उसके बाद सिर्फ मोहन और फिर दास। मुझे लग रहा है तुम्हारा नाम अब छोटा होना शुरू हो चुका है। क्या मतलब? हर महीने लाखों रुपए के सट्टे हार का सिंगाड़ा की चटनों में चढ़ा देते हो। नोट छापने की मशीन तो तेरे पास होगी नहीं, तो लाखों रुपए हर महीने छाप कर हमारे हवाले कर देते हो। मोहनदास हंस पड़ा। एक बात तुझे नहीं मालूम प्रीत सिंह, नहीं तो आज मालूम करा दे। मेरा बाप पागल था, आकाश जितनी ऊंची मिलें खड़ी कर गया, करोड़ों रुपए कमाया और मेरे हवाले करके मर गया। तो अब तू बाप की मीलों की ऊंचाई घटा रहा है, करोड़ों को लाखों में, लाखों को हजारों में, हजारों को सैकड़ों में और सैकड़ों को कंगाली में आकर तू ये साबित करने की चेष्टा कर रहा है कि तू अपने बाप से ज़्यादा अक्लमंद है। 55 साल का बुढ़ाऊ हो गया, खोपड़े में तेल अब तक नहीं डाला। मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला हमें हमें दिन में 2-2 बार तेरे पास कलेक्शन के लिए भेजे, ताकि तू जल्दी फुटपाथ पर आ जाए और तेरे पास तेरे पास हमारे फेरे लगने बंद हो। मैं 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 तेरा थोबड़ा देख देख कर उकता चुका हूँ। मुझाओ में मोहनदास खुशगवार हंसी हंसा। चल प्रीतम सिंह, जुगल किशोर बोला, एक एक पैग हो जाए, बहुत जल्दी वह दिन आने वाला है जब तू एक पैग हमसे मांगेगा। प्रीतम सिंह ने तीखे स्वर में कहा। जुगल किशोर प्रीतम सिंह के साथ बाहर निकल गया। मोहनदास का चेहरा एक एक कठोर हो गया। वो दांत भींचे वहीं खड़ा रहा। कुछ पलों बाद उसे कार स्टार्ट होने का और आगे बढ़ जाने की आवाज़ सुनाई दी। मोहनदास फौरन मुख्यद्वार पर पहुंचा। भींचे दांत सिकुड़ी निगाह, तभी उसकी निगाह एक कार पर पड़ी जिसकी हेडलाइट और टेल लाइट दोनों बंद थी। कार का रंग भी स्याह था। अंधेरे में उस अंधेरे में उस कार को हॉर्न देख पाना संभव नहीं था। वह देख संभव पाना नहीं था। वह कार जुगल किशोर वह कार जुगल किशोर के किशोर की कार के पीछे लग गई थी। वह कार जुगल किशोर की कार के पीछे लग गई थी। मोहनदास की आंखों में तीव्र खतरनाक चमक लहरा उठी थी और होठों के बीच कहर भरी मुस्कान। मोहनदास वाला ब्रीफ केस भी कार से मौजूद अन्य ब्रीफ केसों में जा पड़ा था। जुगल किशोर ने कार आगे बढ़कर प्रीतम सिंह से कह उठा, आपको ठीक सा कमरा देख जहाँ। क्यों? जुगल ने टोका, रात में मरना नहीं है। अब मरने की कोई ज़रूरत नहीं, इस बार हमारा काम जल्दी निपट गया। कुछ ना ही कहो तो ठीक है, अब मैं रुकने वाली बात नहीं मानूंगा। जुगल किशोर ने शांत स्वर में कहा, हमारे पास 28 लाख रुपए कैश है। किसी को भनक पड़ गई या पुलिस वाले टकरा गए तो बेकार में लफड़ा मोल लेना पड़ेगा। इतने पैसे के साथ रुकना समझदारी नहीं है, लेकिन आराम से बैठे रहो। सुबह 8 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आराम से बैठे रहे। सुबह 8 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कार में बैठे बैठे बुरा हाल मेरा भी हुआ पड़ा है। पीछे मौजूद जगतपाल बोला, इतने पैसों के साथ रुकना मुसीबत मोल लेना है। अबे तू तो तब का पड़ा है मरों की तरह, जब से रवानगी हुई है। प्रीतम सिंह गर्दन घुमाकर जगतपाल को देखता हुआ बोला। देखिए सर, मैं बोला यहाँ, लेकिन यहाँ तो मेरी तू पीछे आकर आराम कर ले। जुगल तेरी जगह पर आराम कर लेगा। जगतपाल ने शांत स्वर में कहा, मैं कार ड्राइव कर लेता हूँ, रोने धोने की जरूरत नहीं। साला एक और बोला। प्रीतम सिंह ने बड़बड़ा कर कहा और गर्दन सीधी कर ली। पेट्रोल डलवाना है, जुगल किशोर बोला, टंकी खाली हो रही है तो डलवा ले। प्रीतम सिंह ने मुंह बनाया। पेट्रोल पाइप तो डलवा ले। प्रीतम सिंह ने मुंह बनाया। पेट्रोल पाइप कैसे? मेरे पास भी है। तो डलवा ले। प्रीतम सिंह ने मुंह बनाया। पेट्रोल पाइप कैसे? मेरे ही पास है। मैंने तेरे को डालने को नहीं कहा।
चीची बंद कर, जुगल किशोर ने थके स्वर में कहा। कोई कुछ नहीं बोला। कार तेजी से अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ती जा रही थी। शहर की सीमा पर स्थित पेट्रोल पंप पर जुगल ने कार रोकी। जुगल किशोर अक्सर जाते समय इसी पेट्रोल पंप से कार में पेट्रोल डलवाया करता था। कार रुकते ही जगतपाल सीधा होता हुआ बोला, मैं धार मार कर आता हूँ। शुक्र है कार के बाहर निकलने का कोई इसे बहाना तो मिला। जगतपाल ने कार के भीतर मौजूद 8 ब्रीफ केसों के ऊपर से टांगे घुमाते हुए खुले मैदान से बाहर जमीन पर पांव रखा और दरवाजा बंद करते हुए अंगड़ाई ली। हाथ में दबा दूं अगर थक गए हो तो, भीतर से प्रीतम सिंह जहरीले स्वर में कहा। बिना कुछ के जगतपाल अंधेरे की तरफ धार मारने बढ़ गया। तभी पेट्रोल डालने वाला केबिन से निकलकर कार के पास पहुंचा। कैसे हो जीत सिंह? जुगल पेट्रोल डालने वाले को देखकर कहते हुए कार से बाहर निकला। मेहरबानी है साहब जी, वे मुस्कुराकर कार देखते हुए बोला। मैं तो कार को देखते ही पहचान लिया था कि साहब ही होंगे, और साहब ही निकले। चिंता मत कर, साहब ही हैं। टंकी फुल कर और जल्दी जाना है। पेट्रोल डालने वाला जीत सिंह पेट्रोल मशीन की तरफ बढ़ा। तभी पीछे एक और कार आकर रुकी। वह वही स्याह कार थी जो मोहनदास के बंगले से ही उसकी कार के पीछे लगी थी, जिसकी हेडलाइट ऑफ थी, लेकिन इस समय हेडलाइट ऑन थी। कार के पास खड़े जुगल किशोर ने लापरवाही से निगाह पीछे वाली कार पर डाली, लेकिन कार की तीव्र हेडलाइट आंखों में पड़ने के कारण वह कार का भीतरी नजारा न देख सका। लेकिन कार की तीव्र हेडलाइट आंखों में पड़ने के कारण वह कार का भीतरी नजारा न देख सका। टंकी फुल हो गई। जुगल किशोर ने पेट्रोल के पैसों के साथ 20 रुपए की टिप भी दी। पेट्रोल डालने वाला खुश हो उठा। वह कार के आगे सरकने का इंतजार करने लगा ताकि पीछे वाली कार आगे आए वह पेट्रोल डाले। जगतपाल अभी तक वापस नहीं लौटा था। जुगल किशोर कार में बैठने वाला था कि तभी पीछे वाली कार के 3 दरवाजे धड़ाधड़ खुले और 5 दादा से लगने वाले व्यक्ति बाहर निकले। पांचों के हाथ में रिवॉल्वरें थी। पेट्रोल डालने वाले जीत सिंह ने ये सब देखा तो उसकी हवा सरक गई। जुगल किशोर क्षण भर के लिए हक्का बक्का सा रह गया। तभी भीतर से प्रीतम सिंह की आवाज आई, चल अब पिछली सीट पर आराम करना चाहता हूँ, तू भी आराम कर। कार जगतपाल को चलाने देना, साले ने बहुत आराम करा है। 12 घंटे टांग फैलाए सीट पर पसरा पड़ा है। तब तक उन पांचों ने उनकी कार को पूरी तरह से घेर लिया। जुगल किशोर बेहद शांत खड़ा रहा, परंतु उसकी खतरनाक निगाह तेजी से पांचों पर घूम रही थी। क्या इरादा है? एक ने जुगल किशोर के करीब आकर भींचे दांतों से खतरनाक स्वर में कहा। भाई साहब, जुगल जल्दी से बोला, मैंने तो आपकी कोई गाली नहीं दी। फिर ये सब बकवास बंद। नोट कहाँ है? नोट लाखों के, मटके के कलेक्शन के। वो पुनः घुर्राया। मैं तो ड्राइवर हूँ, मालिक लोग कार में है तो सरदार मारने गया है। उसने झुक कर कार की खिड़की के भीतर झाँका। प्रीतम सिंह से उससे आंखें मिली। सुना तो बहुत खतरनाक है। वेदांत भींच कर प्रीतम सिंह से बोला। किससे सुना है? प्रीतम सिंह मुस्कुराया। नोट कहाँ है? पीछे पड़े हैं। चाहिए? हाँ, देने में एतराज है क्या? उसका स्वर वैशी हो गया। मुझे भला क्यों एतराज होगा? मेरे बाप को माल थोड़ी है। ठहरा भी देता हूँ। जुगल कहने के साथ ही प्रीतम सिंह कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। जुगल किशोर प्रीतम सिंह की आंखें मिली। इन्हें वो सारे ब्रीफ केस दे दे। प्रीतम सिंह पांचों दांतों पर निगाह मारते हुए कहा। जाकर बोल देंगे कि माल लुट गया, चिंता की कोई बात नहीं, दे दे। जुगल किशोर फौरन से रिलाकर आगे बढ़ा और कार का पिछले दरवाजा खोल दिया। सीट के पास नीचे गुड़मुड़ से ब्रीफ केसों का ढेर लगा हुआ था। उस बदमाश ने ब्रीफ केसों को देखा तो आंखों में तीव्र चमक आ गई। इनमें नोट है? हाँ, जुगल ने सिर हिलाया। कितने? 18 लाख। अगर हमें पहले पता होता तो 3 लाख वे भी बचा कर लेते जो किसी ने वे भी बचा लेते जो किसी को चुकता किए थे। वह दादा अपने आदमियों से बोला, कार में पड़े ब्रीफ केसों को उठवाकर अपनी कार में रखो। कहने की देर थी कि दादा रिवॉल्वर थामे थामे आगे आगे कार से खुले दरवाजे में हाथ डालकर ब्रीफ केस उठाकर अपने
सीढ़ियों अपने सीढ़ियों को देने लगे तो पीछे खड़ी कार में रखने लगे। अपन उठा उठाकर अपने साथियों को देने लगे जो कि पीछे खड़ी कार में रखने लगे। पहले वाले ने पहले वाले छोड़कर चारों रिवॉल्वर वाले बंद क्षणों के लिए व्यस्त हो गए थे। ठीक उसी पल पलक झपकते जुगल किशोर ने जेब में मौजूद रिवॉल्वर निकाले। पहले वाले को छोड़कर चारों रिवॉल्वर वाले चंद क्षणों के लिए व्यस्त हो गए थे। ठीक उसी पलक झपकते जुगल किशोर ने जेब में मौजूद रिवॉल्वर निकाले। इससे पहले के करीब खड़ा रिवॉल्वर वाला कुछ समझ पाता। जुगल किशोर जुगल किशोर के रिवॉल्वर से निकली गोली ने उसके थोबड़े की धज्जी उड़ा दी। बाकी चार ही चौंके। पर तुम जब तक दो को जुगल ने और दो को प्रीतम सिंह ने शूट कर दिया था। पांचों खून से लथपथ लाशें नीचे पड़ी थी। जुगल किशोर प्रीतम सिंह ने जल्दी से कार से निकले ब्रीफ केसों को वापस कार में डाला। जीत सिंह जुगल किशोर पेट्रोल डालने वाले से जल्दी से बोला, पुलिस को हमारे बारे में मत बताना। जीत सिंह ने अपना फक चेहरा हिला दिया। पुलिस को बोल देना किसी कार वाले के साथ इन लोगों का झगड़ा हो गया था। ये पांचों उसे ये पांचों उसे लूटना नहीं चाहते। जुगल किशोर जल्दी से कार में बैठता हुआ बोला, लेकिन कार वाले चार थे, उनके पास रिवॉल्वर थे, उन्होंने इन सबको गोली मार दी। सुना तूने? पुलिस को क्या कहना है? जीत सिंह ने गर्दन हिलाई। हमारी कार का नंबर पूछने पर पुलिस से कह देना कि तुमने देखने की कोशिश की थी, लेकिन नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी हुई थी। मिट्टी लगी हुई थी। हमारी कार का नंबर पूछने पर पुलिस से कह देना कि तुमने देखने की कोशिश की थी, लेकिन नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी हुई थी। नंबर साफ अगर नंबर साफ नज़र नहीं आया, लेकिन नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी हुई थी, इसलिए नंबर साफ नज़र नहीं आया। कार मारुति बताना, रंग लाल, समझे? जुगल किशोर कार में बैठने वाला था कि तभी पीछे वाली कार के 3 दरवाजे धड़ाधड़ खुले और 5 दांत से लगने वाले व्यक्ति बाहर निकले। पांचों के हाथों में रिवॉल्वरें थी। पेट्रोल डालने वाले जीत सिंह ने यह सब देखा तो उसकी हवा सरक गई। जुगल किशोर क्षण भर के लिए हक्का बक्का सा रह गया। तभी भीतर से प्रीतम सिंह की आवाज़ आई, चल अब मैं पिछली सीट पर आराम करना चाहता हूँ, तू भी आराम कर। कार जगतपाल को चलाने देना, साले ने बहुत आराम करा है। 12 घंटे से टांगे पहला सीट पर पसरा पड़ा है। तब उन पांचों ने उनकी कार को पूरी तरह से घेर लिया। जुगल किशोर बेहद शांत खड़ा था, परंतु उसकी खतरनाक निगाह तेजी से पांचों पर घूम रही थी। क्या इरादा है? एक ने जुगल किशोर के करीब आकर पीछे दांतों से खतरनाक स्वर में कहा। भाई साहब, जुगल जल्दी से बोला, मैंने तो आपको कोई गाली नहीं दी, फिर भी ये सब बकवास बंद। नोट कहाँ है? नोट लाखों के, मटके के कलेक्शन के, वो पुनः गुर्राया। मैं तो ड्राइवर हूँ, माली लोग कार में है, दूसरा धार मारने गया है। उसने झुककर कार की खिड़की से भीतर जाकर प्रीतम सिंह से उसकी आंख मिली। सुना तो बहुत खतरनाक है, वो दांत भींचकर प्रीतम सिंह से बोला। किससे सुना है? प्रीतम सिंह मुस्कुराया। नोट कहाँ है? पीछे पड़े हैं, चाहिए? हाँ। देने में एतराज है क्या? उसका स्वर वैशी हो गया। मुझे भला क्यों एतराज होगा, मेरे बाप को माल तो है नहीं। ठहर, भी देता हूँ। जुगल कहने के साथ प्रीतम सिंह कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। जुगल किशोर और प्रीतम सिंह की आंखें मिली। इन्हें वो सारे ब्रीफ केस देते। प्रीतम सिंह पांचों दांतों पर निगाह मारता हुआ बोला, जाकर बोल देंगे कि माल लूट गया, चिंता की कोई बात नहीं, दे दे। जुगल किशोर फौरन से हिलाकर आगे बढ़ा और कार का पिछला दरवाजा खोल दिया।
सीट के पास नीचे गुड़मुड़ से ब्रीफ केसों का ढेर लगा हुआ था। उस बदमाश ने ब्रीफ केसों को देखा तो आंखें में तीव्र चमक आ गई। इसमें नोट हैं? हाँ, जुगल ने सिर हिलाया। कितने? 18 लाख। अगर हमें पहले पता होता तो 3 लाख वह भी बचा लेते जो किसी को चुकता किए थे। वो दादा अपने आदमी से बोला, कार में पड़े ब्रीफ केस को उठाकर अपनी कार में रखो। कहने की देर थी कि दो दादा रिवॉल्वर थामे आगे बढ़े और कार के खुले दरवाजे में हाथ डालकर ब्रीफ केस उठाकर अपने साथियों को देने लगे, जो कि पीछे खड़ी कार में रखने लगे। पहले वाले को छोड़कर चारों ने रिवॉल्वर वाले चंद क्षणों के लिए व्यस्त हो गए थे। ठीक उसी पल पलक झपकते जुगल किशोर ने जेब में मौजूद रिवॉल्वर निकाली। इससे पहले कि करीब खड़ा रिवॉल्वर वाला को समझ पाता, जुगल किशोर ने के रिवॉल्वर से निकली गोली ने उसके थोबड़े की धज्जियां उड़ा दी। बाकी चारों चौके, परंतु तब तक दो को जुगल ने और दो को प्रीतम सिंह ने शूट कर दिया था। पांचों खून से लथपथ लाश नीचे पड़ी थी। जुगल किशोर और प्रीतम सिंह ने जल्दी से कार से निकले ब्रीफ केसों को वापस कार में डाला। जीत सिंह, जुगल किशोर पेट्रोल डालने वाले से जल्दी से बोला, पुलिस को हमारे बारे में मत बताना। जीत सिंह ने अपना फक चेहरा हिला दिया। पुलिस को बोल देना किसी कार वाले के साथ इन लोगों का झगड़ा हो गया था, ये पांचों उसे लूटना चाहते थे। जुगल किशोर जल्दी से कार में बैठता हुआ बोला, लेकिन कार वाले चार थे, उनके पास रिवॉल्वरें थी, उन्होंने इन सबको गोली मार दी। सुना तुमने? पुलिस को क्या कहना? जीत सिंह ने गर्दन हिलाई। हमारी कार का नंबर पूछना और पुलिस से कह देना कि तुमने देखने की कोशिश की थी, लेकिन नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी हुई थी, नंबर साफ नज़र नहीं आया। कार मारुति बताना, रंग लाल, समझे? हाँ। जीत सिंह के होठों पर कठिनता से शब्द निकले। चिंता मत कर, अगले फेरे में तेरी जेब हरी करके जाऊंगा। कहने के साथ जुगल किशोर ने कार आगे बढ़ा दी। प्रीतम सिंह उसके बगल में था। कार के सड़क पर आते ही जगतपाल को खड़े पाया। जुगल ने कार रोकी। जगतपाल के भीतर आने पर कार पुनः दौड़ा दी गई। जगतपाल कुछ नहीं बोला, सीट पर पड़े ब्रीफ केसों को सीट के नीचे सरकाकर पुनः पहले की तरह जा लेटा। कार को वापस क्यों ले जा रहा है? प्रीतम सिंह ने जुगल किशोर को देखा। जुगल किशोर ने कड़वी निगाहों से उसे देखा। हमें लूटने वाले कौन थे? जुगल ने दांत बीच कर कहा, किसी को भनक पड़ गई होगी हमारे पास। भनक पड़ती नहीं, पड़वाई जाती है। जुगल किशोर ने दांत बीचकर उसकी बात काटी। प्रीतम सिंह ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। हमने 8 पार्टियों से पेमेंट वसूल किए और एक को दिए। इन 9 में से किसी ने खबर लीक की है और जिसने की है उसे मैं जानता हूँ। जिगर किशोर बोल रहा है, वो मोहनदास है। मोहनदास? प्रीतम सिंह की आंखें सिकुड़ गई। हाँ। जुगल किशोर तेजी से कार दौड़ा जा रहा था। हमने मोहनदास से सुबह पेमेंट लेने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन ये कहकर सुबह वह अहमदाबाद जा रहा है, उसने हमें अभी पेमेंट लेने आने को मजबूर किया। हकीकतन बात यह थी कि उसने अपने आदमी तैयार कर रखे थे जो कि हमारे यहाँ पहुँचने के राह देख रहे थे। हम वहाँ पहुँचे, मोहनदास ने नोट लेकर चले और उसी समय ये बदमाश हमारे पीछे लग गए होंगे। हम बातों में व्यस्त थे, इसलिए इनके पीछे आने के बारे में हमें मालूम नहीं हो सका। प्रीतम सिंह ने कार के बाहर देखते हुए कश लिया। तुम्हारी बात सिरे से ही गलत भी हो सकती है। कुछ देर में पता चल जाएगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत। जुगल किशोर के चेहरे पर खतरनाक भाव थे। अब मोहनदास के यहाँ? हाँ। प्रीतम सिंह ने सिर घुमाकर बड़ी गंभीर निगाहों से जगतपाल को देखा। सुना तूने? हाँ। जगतपाल ने शांत स्वर में कहा। जुगल किशोर की बात ठीक भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं, कहीं फालतू का रगड़ा पैदा ना हो जाए। प्रीतम सिंह ने गहरी सांस ली। अगर वे लोग 18 लाख रुपए ले जाते तो गाठिया को क्या जवाब देते? जुगल किशोर ने सर्द स्वर में कहा, ये मत भूलो कि मेरा काम पैसा इकट्ठा करना है, उनकी सुरक्षा करना तुम दोनों का काम है। बात तुम दोनों पर आती है, मैं साफ बच निकलता। समझो घटिया के हाथों मरते मरते बचे हो। वापस जाने पर वह तुम दोनों को नहीं छोड़ता। ठीक कहते हो। प्रीतम सिंह ने गंभीरता से सिर हिलाया। लेकिन सिंह, इस काम को तुमने हमारी काफ़ी मदद की, जिनमें से 3 को तुमने शूट किया, 2 को मैंने। लेकिन मोहनदास क्यों बोलेगा कि उसने बदमाशों का पैसा लूटने के लिए पीछे लगाया था? जगतपाल बोला। मोहनदास बोलेगा, तुम्हारे सामने बोलेगा। जुगल किशोर ने होठों में दरिंदगी भरा स्वर निकला। मेरे सामने नहीं, प्रीतम सिंह के सामने। मैं कार में नोटों के पास रहूँगा।
मोहनदास अपने बंगले के ड्राइंग हॉल में बेचैनी से टहल रहा था। रह रहकर उसकी मुट्ठियाँ भीग जाती। कई बार उसकी व्याकुलता आखिरी छोर पर पहुंच जाती। जिस तरह वह जिस पर किसी तरह वह काबू पा लेता, तो उसकी निगाह बराबर घड़ी की तरफ उठ रही थी। उसकी बेचैनी, इंतजार और व्याकुलता का वक्त तब समाप्त हुआ जब बंगले के पास कार रुकने की आवाज़ आई। मोहनदास की आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। नजरें प्रवेश द्वार पर जा टिकी। कार के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। मोहनदास के होठों पर चमक भरी मुस्कान उभरी। 30 सेकंड बीते होंगे कि जुगल किशोर प्रीतम सिंह ने भीतर कदम रखा। मोहनदास के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। वह हक्का बक्का स्तब्ध सा खड़ा रह गया। आंखें खुली रह गईं। सांस जहाँ की तहाँ थम गई थी। प्रीतम सिंह ने मोहनदास की हालत देखकर होंठ सिकोड़े। हमें देखकर मर तो नहीं गया साला, प्रीतम सिंह ने कड़वे स्वर में कहा। हिल भी नहीं रहा। नहीं मरा तो मर जाएगा, जुगल किशोर के स्वर में खतरनाक भाव थे। मोहनदास अभी ठीक हालत में नहीं आ पाया था। प्रीतम सिंह ने लापरवाही से टहलने वाले अंदाज में आगे बढ़ा, लेकिन जुगल किशोर तीर की भांति आगे बढ़कर मोहनदास के ठीक सामने छाती सटाने वाले अंदाज में जा खड़ा हुआ। हमें आए देखकर तेरी माँ क्यों मर गई? जुगल किशोर ने दांत बींचकर कहा। मोहनदास के मस्तिष्क को पुनः झटका लगा। उसने स्वयं पर नियंत्रण किया। भाई मेरे, प्रीतम सिंह करीब पहुंचकर मुलायम स्वर में कह उठा। तो विस्की बियर रम के लिए बहुत जोर दे रहा था। तब तो हमारा मन नहीं था, लेकिन कुछ आगे जाकर हमारी पीने की इच्छा से बहुत जोर मारा तो ये सोचकर लौट आए कि तुम्हें सेवा का मौका ही दे। हमारा अनुभव तुझे ठीक नहीं लगा तो भग दे, वापस चले जाते हैं, कहीं और से पी लेंगे, चिंता मत कर। नहीं, मोहनदास ने अपने फक चेहरे को हिलाया। पियो, जितनी मर्जी पियो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। सुनकर प्रीतम सिंह के होठों से अजीब सी हंसी निकली। पी ले भाई, प्रीतम सिंह ने मुस्कुराकर जुगल किशोर की ओर देखा। अब तो हरी झंडी भी मिल गई है। जुगल ने दांत पीछकर मोहनदास की कॉलर मुट्ठी में जकड़ कर भींच लिया। इतने में मोहनदास का बुरा हाल हो गया। किसका इंतजार कर रहा था? हमें देखते ही तेरी हालत क्यों बिगड़ गई? जुगल किशोर खतरनाक स्वर में बोल रहा है। तू तो सुबह की फ्लाइट से ही अहमदाबाद जा रहा था ना, तेरे को तो बिस्तर पर आराम करते होना चाहिए था। मोहनदास की होंठ हिले, लेकिन कुछ कह ना सका। बक, तेरे मेरे को तेरा थोड़ा बंद नहीं देखना। मैं आराम करने जा रहा था। मोहनदास के होठों से कांपता स्वर निकला। जा रहा था या रुका क्यों? किसका इंतजार था? जुगल किशोर के दांत बिछे हुए थे। किसी का भी नहीं। फिर गया क्यों नहीं? जुगल किशोर का चेहरा पूरी तरह सुलग उठा। जा तो रहा था। जुगल किशोर ने उसकी कमीज कॉलर छोड़ा और जोरदार घूंसे उसके चेहरे पर मारा। मोहनदास के पांव उखड़ गए। चीख कर वह नीचे गिरा। गला कट जाने से उसकी होठों के कोने से खून बाहर आने लगा। गाल फट जाने से उसके होठों के कोने से खून बाहर आने लगा था। धीरे गर्दन की हड्डी टूट गई तो फिर जवाब नहीं दे पाएगा। मैं बात करूं? प्रीतम सिंह हंसा। जरूरत नहीं, ऐसे 2-4 के लिए मैं काफ़ी हूँ, जुगल किशोर कहर भरे स्वर में बोला और आगे बढ़कर नीचे पड़े मोहनदास के सिर पर बाल पकड़ खींचते हुए उसे उठाया। मोहनदास के होठों से पीड़ा भरी चीख निकली। वह कांपती टांगों से खड़ा हो गया। मैं सोने ही जा रहा था कि तुम लोग आ गए। मोहनदास घबराया था। किसका इंतजार था तेरे को? किसी का नहीं। जुगल किशोर का चेहरा खुद से स्याह पड़ने लगा। कर रहा होगा किसी का इंतजार। हमें क्या? प्रीतम सिंह का स्वर जहरीला था। तू सुबह अहमदाबाद जा रहा है और तेरी प्लेन की टिकट बुक है। कहाँ है टिकट? निकाल दिखा। मोहनदास की आंखों में खौफ लहरा उठा। कहाँ है टिकट? जुगल ने उसके सिर के बालों को तीव्र झटका दिया। मोहनदास पीड़ से करा। बता दे भाई, प्रीतम सिंह जैसे अपने पद से कह उठा। टिकट ही तो पूछ रहा है, नहीं तो कह दे नहीं है। नहीं है, मोहनदास के होठों में कपकपाता स्वर निकला। तूने फोन पर बोला था कि फ्लाइट की टिकट बुक है, क्यों बोला था ऐसा? मोहनदास ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। बेटे, जुगल किशोर उसके सिर के बालों को तीव्र झटका देकर बोला। सच बात तो ये है कि सट्टा लगाते लगाते खेलते खेलते तुम कंगाली के हाथ पर पहुंच गए हो। फूटी कौड़ी नहीं रही तुम्हारे पास। जो 6 लाख तुमने हमें दिया, इसका इंतजाम जाने तुमने कहाँ से किया है। अब तुम्हें दौलत की ज़रूरत थी, इस बात की बाखूबी वाकिफ थे कि हम जब कलेक्शन पर निकलते हैं तो वापसी कर हमारे पास लाखों रुपए होता है। उस लाखों को पाने के लिए तुमने चौराहे के दादा हमारे पीछे लगा दिए ताकि कलेक्शन की रकम को पा सको, और ये सोच कर टहल लेते कि तुम्हारे चौराहे के दादा हमसे लाखों रुपए छीन कर पहुँचते ही होंगे। बोलो हाँ। हाँ, मोहनदास के होठों पर शुष्क स्वर निकला। बहुत सीधा बच्चा है, कितनी जल्दी से सब कुछ कबूल कर गया। प्रीतम सिंह के होठों पर मौत भरी मुस्कान उभरी। जुगल किशोर ने उसके सिर के बाल छोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो। मोहनदास मौत से
थरथराए स्वर में बोला, मैं तो हम जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता है कि हमारे धंधे में माफ़ी नहीं चलती, गोली चलती है। नहीं नहीं, मैं माफ़ी। जुगल किशोर पलटकर मौत भरे क्रूर स्वर में प्रीतम सिंह से बोला, आगे का मामला तेरा है, निपट ले। निपटा ही निपटा, प्रीतम सिंह वैश्य अंदाज में हंसा और रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले ली। मोहनदास का चेहरा जल्दी हल्दी की तरह पीला पड़ गया। मौत के वजह से पूरा जिस्म सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। उसके शरीर के हर जर्रे पर दहशत आ रही नजर आ रही थी। वो चीख कर कहना चाहता था कि मुझे मत मारो, लेकिन मौत के खौफ से जैसे उसकी आवाज़ छीन ली। एक एक वहाँ कड़कड़ाती आवाज़ गूंजी, क्या हो रहा है ये? सबकी निगाह आवाज़ की तरफ घूमे। पहली मंजिल की रेलिंग पर खड़ी तबाही नाइटी पहने हुए थी, जो कि कठिनता से उसको कूले को ढांपे हुए थे। ऊपरी से ऐसा था कि आधी छातियाँ नजर आ रही थी। उसके पीछे गैलरी के पार दीवार पर लगी फैंसी बल्ब तीव्र रोशनी फेंक रहा था, जिसके कारण सामने से देखने पर नाइटी के भीतर एक एक हिस्सा अलग अलग स्पष्ट दिखाई दे रहा था। खूबसूरत वह इतनी थी कि देखते ही बनता था। उसकी लंबी नग्न सफ़ेद टांगें खैर भर पाने के लिए पीछे नहीं हट रही थी। वह जहर भरे आगाज को देखने के बाद सामने वाला मौत से भरे अंजाम की कल्पना में अवश्य खो जाता। नज़ारा ही ऐसा था। उसकी उम्र 30 से ज़्यादा नहीं थी। उस पर से निगाहें हटकर जुगल किशोर और प्रीतम सिंह की नज़रें मिली। मोहनदास का तो बुरा हाल था। मैंने पूछा, ये क्या हो रहा है? रिवॉल्वर क्यों निकाल रखे तुम लोगों ने? उसने पुनः पूछा। कौन है भैया? जुगल दांत भींचकर मोहनदास को देखा। मेरी पत्नी। पत्नी? जुगल ने मुंह उठा के सब सिकुड़कर उसकी ओर देखा। ये जानलेवा तेरी बीवी है? तो अभी तक तेरी जान गई क्यों नहीं? इस बुढ़ापे में जवान बीवी हम जैसों के दिल में बहलाने के लिए रख छोड़ी है। पास खड़ा प्रीतम सिंह हंसा, फिर ऊपर देखकर बोला, तेरे बूढ़े की जान जाने वाली है। क्यों? हाँ, मैं जानती है। प्रीतम सिंह के चेहरे पर बराबर मुस्कुराहट थी। हाँ, तुम लोग सट्टे की रकम वसूली करने के लिए आते हो। यह जुगल, ये तो सब जानती है। प्रीतम सिंह आंख मारकर जुगल किशोर से बोला। उससे कहा, तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि हम कैसे लोग हैं, जबकि तेरे इस बुढ़ाऊ ने अपने टके के आदमी पीछे लगवा कर हमारे लाखों रुपए छीनने की चेष्टा की, और अगर ये हरामी कामयाब हो जाता तो नंदराम सिंघाड़ा हमें शूट कर देता। अब इसने जो किया उसकी सजा तो देनी ही पड़ेगी। इसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। इससे पहले कि कुछ कहते जुगल किशोर कड़वे स्वर में कह उठा, और गवाह को तो हम बिल्कुल भी नहीं जिंदा छोड़ते। जबकि तुम गवाह बनने जा रही हो तो हम इसे लाश में बदलने वाले हैं। मतलब तुम इसके साथ भी तुम भी गए? सुनकर युवती के चेहरे पर घबराहट उभर आई। जुगल, ये तो घबरा के? प्रीतम सिंह अपनी आदत से मुताबिक हंसकर बोला, मुझे मत मारो। मैंने क्या किया है? तुम्हारा यही कसूर है कि तुम्हारी आंखें सलामत हैं। तुम सब कुछ देखने जा रही हो। नीचे आ जाओ प्लीज़, मुझे अपने मामले में न घसीटो। युवती जल्दी से घबरा कर बोली, मैं तो दौलत के वास्ते इससे शादी की थी, लेकिन 2 सालों में सट्टे पर सट्टा लगाकर इसने अपना सब कुछ गंवा दिया। मैं खुद इससे पीछे छुड़ाने का रास्ता तलाश कर रही थी। मार दो इसे, मैं कुछ नहीं कहूँगी, मेरी जान बख्श दो। मोहनदास का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। साली समझदार है। प्रीतम सिंह ने हंसकर हाथ में थामी रिवॉल्वर को थपथपाया। हरामजादी, मोहनदास गला फाड़ कर कह उठा, मेरी गोद में बैठकर तुम मेरे साथ जीने मरने की हजार हजार कसमें खाती थी, 24 घंटे मेरे गीत गाते थे। आप कह रही है जुबान रख बंद कर उठे? युवती ने जहर भरे स्वर में कहा, मैंने दौलत के लिए शादी की थी। 2-4 साल में तू मर जाएगा या फिर जहर देकर मार दूंगी। तेरी सारी दौलत मेरी हो जाएगी। एक तो दूध। हाँ, वो बोली, मैंने दौलत के लिए तेरी शादी की थी कि 2-4 साल में तू मर जाएगा या फिर जहर देकर मार दूंगी और तेरी सारी दौलत मेरी हो जाएगी। ये तो 2 दिन पहले मुझे मालूम हुआ कि तू मेरे से भी ज़्यादा कंगाल है। भला तेरे जैसे बूढ़े की गोद में बैठने और उतरने के लिए शादी कौन करता है? मेरी जवानी सड़ रही है। तू साला जंग खाया बुड्ढा बिस्तर की बजाय कालीन पर सोता है। दौलत भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो फंस गई थी तेरे पास आकर। मार दो इसे। जवाब में मोहनदास गुर्रा कर रह गया। हम गवाह को छोड़ना पसंद नहीं करते, जुगल किशोर खतरनाक स्वर में बोला। लेकिन मैं कह चुकी हूँ कि किसी से कुछ नहीं कहूँगी। युवती दयनीय स्वर में बोली, पूछने पर कह दूंगी कि लूटपाट के इरादे से लुटेरे घर में घुसे और उनका मुकाबला करने पर वे इसे गोली मारकर चले गए। आज तो दोनों नौकर भी 3 दिन की छुट्टी लेकर गए हैं। कोई नहीं है यहाँ। ऐसे बात नहीं बनेगी।
जुगल किशोर ने होंठ सिकोड़े। तुमसे बात करनी पड़ेगी। कर लो, मैं नीचे आती। नहीं, जुगल सख्त स्वर में उसकी बात काटी। मैं ऊपर आता हूँ। प्रीतम सिंह हंसा। तुमने तो मामला फिट कर लिया। मोहनदास के हाथ पांव बांध कर एक तरफ डाल दे। सुबह जाते समय से गोली मार देना। मतलब कि रात यहीं बीतेगी। रात बची कितनी है, लेकिन इतनी कम तो नहीं बची कि तू बेड पर गर्मी ले और हम यहाँ नीचे ही। मर क्यों रहा है? दोबारा जिंदगी में कभी ऐसा मौका फिर नहीं लगना क्या? तूने एक बार पहले भी ऐसे कहा था, और झूठ मत बोल। मैंने नहीं कहा था। मोहनदास तुम्हारे हवाले है। कहने के साथ जुगल ऊपर जाने वाली सीढ़ी की तरफ बढ़ गया। प्रीतम सिंह होठों पर मुस्कान लिए जुगल को ज़्यादा देखता रहा। देखते देखते जुगल किशोर पहली मंजिल पर पहुंचा और तबाही की कमर पर हाथ डालकर पीछे बने कमरे में से एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। रामजादी कुत्ती, मोहनदास क्रोध में सुलगता हुआ कह उठा। देख भाई, अपने यार को कुछ मत कहना। कितना शरीफ है जुगल। प्रीतम सिंह हंसकर कह उठा। खून खराब उसे पसंद है, इसलिए होने वाले गवाह के बयान पहले लेने जा जुटा है। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मोहनदास सूखे स्वर में कह उठा। फिर कभी मैं। चुप रहे। प्रीतम सिंह ने मुंह बनाकर कहा। तेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि तेरी गवाही ली जा सके। कहने के साथ ही उसे बांधने के लिए प्रीतम सिंह किसी रस्सी की तलाश करने लगा। जगतपाल ने करीब पौने घंटे के बाद भीतर प्रवेश किया। 38, पेज नंबर 38 39।